नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। लोकसभा चुनाव 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हराने के लिए बने 28 दलों के इंडिया अलायंस के अधिकतर दल बीते 6 महीनों की सियासी कसरत और 4 बैठकों के बावजूद असमंजस की स्थिति में है। अब लोकसभा चुनाव में वक्त ज्यादा नहीं बचा है। ऐसे में सत्तारूढ़ पार्टी के साथ ही विरोधी दल भी सियासी नफा नुकसान के सियासी गणित के साथ जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। इधर इंडिया गठबंधन की वर्चुअल मीटिंग शनिवार को भी हुई, लेकिन इसमें सिर्फ 1/3 दल के नेता ही शामिल हुए। 28 में से सिर्फ 10 दलों के नेता ही मीटिंग में मौजूद रहे। मीटिंग करीब 2 घंटे चली। मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन संयोजक पर आपसी फैसला नहीं हो पाया। इंडिया गठबंधन के लिए सीट शेयरिंग सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है, तो उधर सारे विपक्षी दलों का एक मंच पर एक साथ आना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। विपक्षी गठबंधन में साथ लड़ना है, इस पर सहमति पहले बन गई थी, लेकिन साथ कैसे लड़ना है और कितनी सीटों पर साथ आना है, गठबंधन में इसकी क्या भूमिका होगी, इन मुद्दों को लेकर पेंच आज भी फंसा हुआ है। इस बीच अब मायावती ने भी अपना लाइन क्लियर करते हुए विपक्षी गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी है। मायावती ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी बसपा देश भर में लोकसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। मायावती के इस ऐलान से कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को नुकसान ही होगा, तो वहीं मायावती के एकला चलो की राह से भाजपा को फायदा होने की बात कही जा रही है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मोदी वर्सेस इंडिया के साथ ही अब मायावती तीसरे मोर्चे के रूप में उभर कर सामने आ गई है। जनता मांगे जवाब में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देख लेते हैं खास रिपोर्ट। सपा मुखिया ने गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है। हमारी पार्टी लोकसभा अकेले ही लड़ेगी। – 2024 के सियासी संग्राम में पीएम मोदी से रेस में विपक्षी गठबंधन में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। विपक्षी गठबंधन की 4 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन नतीजा नहीं निकल सका। दरअसल विपक्ष का इंडिया गठबंधन ऐसा दलदल है जिसमें अलग अलग विचारधारा वाले दल एक साथ जुड़े हुए हैं। उनका मकसद एक है कि बीजेपी के खिलाफ एकजुटता और 2024 में मोदी को चारों खाने चित किया जा सके। इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन पर सबको चौंकाते हुए लोकसभा चुनाव अकेले ही लड़ने का ऐलान कर दिया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी के साथ साथ बीजेपी पर भी निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने ईवीएम और इंडिया ब्लॉक का जिक्र किया और ऐलान किया कि उनकी पार्टी बसपा पूरे देश में अपने बूते पर अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी। मायावती ने कहा, अपनी पार्टी के जनाधार को बनाए रखना बहुत जरूरी है। गठबंधन का जिक्र करते हुए मायावती ने कहा, गठबंधन करने से पार्टी को फायदा कम नुकसान ज्यादा, हमारा वोट प्रतिशत भी घट जाता है। हमारी पार्टी अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़कर बेहतर नतीजे लाएगी। हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों, अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी। मायावती ने कहा कि हम इसलिए चुनाव अकेले लड़ते हैं क्योंकि इसका सर्वोच्च नेतृत्व एक दलित के हाथ में है। गठबंधन करके बीएसपी का पूरा वोट गठबंधन की पार्टी को चले जाता है, जबकि उनका वोट विशेषक अपर कास्ट वोट बसपा को नहीं मिलता। मायावती ने इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव को निशाने पर रखा, तो साथ ही कांग्रेस और बीजेपी पर भी हमला बोला। मायावती ने अखिलेश को गिरगिट तक कह डाला। अभी हाल ही में विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान। अब मायावती के ऐलान के बाद उनकी रुख और तेवर पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बहन मायावती जी का आज जन्मदिन है, उनको जन्मदिन की शुभकामना देता हूं। और उन्होंने एक और आज
नामकरण कर दिया है उनका गिरगिट। सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी गुंडों के सरदार हैं। उत्तर प्रदेश को अराजकता का प्रदेश बनाने का काम 2012 से 2017 तक उन्होंने किया था। लेकिन आज उनके जन्मदिन पर जो उन्होंने घोषणा की है कि वो चुनाव अकेले लड़ेंगी, तो ये इस प्रदेश के दलित समाज के, इस प्रदेश के युवाओं किसानों की भावनाओं के विपरीत है। जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनकी भावनाओं के विपरीत है। अब मिशन 2024 को लेकर मायावती ने अपनी फ्यूचर पॉलिटिक्स लाइन भी क्लियर कर दी है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या मायावती का ये फैसला इंडिया गठबंधन को कमजोर कर बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा? सवाल ये भी है, क्या मोदी और विपक्षी गठबंधन से अलग मायावती खुद को कितना ताकतवर दिखा पाएंगी? स्पेशल डेस्क, स्वदेश न्यूज। तो यहाँ पर जिस तरह से मायावती ने अब ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी पूरे देश में अकेले चुनाव लड़ेगी। अगर हम लोकसभा चुनावों की बात कर ले तो उनके पास 10 सीटें हैं। तो देखना होगा इस बार जो रणनीति यहाँ पर बसपा सुप्रीमो ने अपनाई है, इससे बसपा को कितना फायदा मिलता है और बाकी दूसरे पार्टियों को इससे कितना असर होता है। चलिए हम इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं और चर्चा करने जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूँ। हमारे साथ हैं नवीन मिश्रा जी, बीजेपी प्रवक्ता बंगाल से, कांग्रेस नेता दिल्ली से चंद्रमोहन शर्मा जी, टीएमसी प्रवक्ता बंगाल से फरीद खान जी, बीएसपी प्रवक्ता उत्तर प्रदेश से राजीव उपाध्याय जी, सपा प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में यश भारती जी, और स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं स्वदेश न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव सर। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले फरीद खान जी, आपसे हम सवाल की शुरुआत करना चाहेंगे। हालांकि हम शुरुआत करना चाह रहे थे बीएसपी प्रवक्ता से, लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा उनको हमारे साथ जुड़ने में। लेकिन फरीद खान जी, देखिए जिस तरह से आपने भी एक स्ट्रेटेजी बना के रखी हुई है कि बंगाल में हम ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे कांग्रेस को, और वही हम देख रहे हैं यहाँ पर ज़्यादा तवज्जो आप देते हुए दिखाई भी नहीं दे रहे, क्योंकि अभी जो शनिवार को मीटिंग थी उसमें आप लोग शामिल भी नहीं हुए। आप लोग की तरफ से बयान दिया गया कि हमें इसकी जानकारी सही समय पर नहीं दी गई। लेकिन अब जो हम बात कर ले, हम यहाँ पे बसपा सुप्रीमो की मायावती की, उन्होंने साफ कर दिया है कि हम इंडिया अलायंस में साथ नहीं जाएंगे, हम पूरे देश में अकेले चुनाव लड़ेंगे। इसका बंगाल में मुझे लगता है ज़्यादा असर तो नहीं होगा, लेकिन पूरे देश के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बसपा की अच्छी खासी वोटिंग परसेंटेज है, वहां पर असर होगा और इससे आप लोग के गठबंधन में असर होता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो मैं यह बात बता दूं आपको कि हमारी पार्टी ने जो मीटिंग को अटेंड नहीं किया, उसके लिए हमको बहुत देर में बताया गया था और हमारी नेत्री के उससे पहले से कुछ प्रोग्राम फिक्स थे, इसलिए वो नहीं जा सके। तो इसको किसी और नजरिए से देखना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। हम लोग गठबंधन के साथ हैं और रहेंगे। और रही बात हमारे यहाँ पार्टियों की जिस तरह की बातचीत हो रही थी, सीट शेयरिंग की बातचीत हो रही थी, तो हमारा और सबका मेरे ख्याल से यही मानना होगा कि जिन जिन सीटों पर हम लोग जीत सकते हैं उन सीटों को हम लोग किसी हद में या किसी और को देना नहीं चाहते हैं। लड़ाई सिर्फ उस बात की है और मुझे उम्मीद है कि ये बातें हम लोग जब बैठेंगे एक बार फिर बैठ कर क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि एक बड़ा खानदान, एक बड़ा परिवार जब एक साथ आता है तो अलग अलग ख्यालात के लोग होते हैं, तो बैठकर ये बात हो जाती है। और हम निश्चित तौर पर ये जानते हैं और ये समझ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग एक साथ रहें। ठीक उसी तरह से मैं समझता हूँ कि मायावती जी की बहुत बड़ी नेत्री है और देश की नेत्री है, उनकी भी कुछ मजबूरियां होंगी, कुछ कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम अटक रहे हैं, तो मुझे लगता है इसी वजह से ये बात हुई होगी। लेकिन इंडिया गठबंधन के जो सदस्य हैं, मुझे लगता है एक बार उनसे बातचीत करेंगे और वो हमारे इस में जरूर सवार होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। क्योंकि ये सब चलते चलते कुछ परेशानियां, कुछ चीजें आती रहती है। जैसा कि देश में आपने देखा होगा, महाराष्ट्र में भी आपने देखा, अब हारी हुई सीट पर अगर हम कुछ मांग रहे हैं जहाँ हमारी सीट है ही नहीं और लोग रूट कर चले जा रहे हैं, तो जो अगर जीती हुई सीट किसी और की है वो मैं किसी और को कैसे दे सकता हूँ? इस सब तरह की कई चीजें आती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अंत में इस सब चीज को ठीक कर दिया जाएगा और इंडिया गठबंधन आगे चलेगा और का काम भी करेगा। चलिए राजू उपाध्याय जी, अभी भी टीएमसी नेता को यहाँ पर अभी भी एक उम्मीद है कि आप लोग इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, लेकिन जब से इंडिया गठबंधन बना है
हम मायावती की तरफ से ऐसा हमने कोई भी पॉजिटिव बयान नहीं सुना है कि ऐसा लग रहा है कि शायद कभी वो आगे चलकर इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। और आज तो क्लियर ही हो गया, साफ कर दिया उन्होंने कि हम तो पूरे देश में अकेले चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन अभी भी कुछ विपक्षी नेताओं को ये उम्मीद है कि आप लोग आगे चल के इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। शायद सीट को लेकर कुछ बात नहीं बन पा रही होगी, लेकिन आगे शायद उम्मीद है। अभी भी क्या कुछ उम्मीद कायम है या फिर आज क्लियर हो गया है अब बसपा अकेले ही जाने वाले, जिस तरह से घोषणा की है अब इसमें कोई इफ और बट नहीं होगा? जी, सबसे पहले तो आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से बहन जी को आज जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं हम पार्टी की तरफ से। और रही बात गठबंधन की, तो जैसा कि बहन जी ने कहा है, सत्य है कि हमारे वोटों का जो दूसरे दलों को वोट मिल जाती है तो मिल जाता है, हमारा वोट और इतना वो होता है कि वोट तो दे देता है दूसरे दलों के, लेकिन दूसरे दल के साथ जिसके साथ हम गठबंधन करते हैं 70% जिस तरह से वोटों का हमारे तरफ रुझान होना चाहिए, झुकाव होना चाहिए, वोटिंग होना चाहिए, वो शायद संभवतः नहीं हो पाता है। और इसका खामियाजा हमारे दल को भुगतना पड़ता है। जब जब हमने गठबंधन किया ये भुगतना पड़ा है कहीं न कहीं, और ये देखा गया। लेकिन राजू उपाध्याय जी, उत्तर प्रदेश में पिछली बार अच्छा खासा फायदा हुआ था, 10 सीटें मिली थी आपको गठबंधन को लेकर के बात करने की। राजू उपाध्याय जी, गठबंधन की जिम्मेवारी केवल बहन जी की थोड़ी ना कि बहन जी केवल गठबंधन की बात करें। आप एक बार राजू उपाध्याय जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? राजू जी, पिछली बार उत्तर प्रदेश में आप सपा के साथ गए थे, 10 सीटें आपको मिली थी लोकसभा की। नहीं, ठीक है, आप जो कह रहे हो सीट का नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं, आप कह रहे हो नुकसान होता है, लेकिन यहाँ पर एक फायदा भी दिखा दिया उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल फायदा दिखा। और हमने कई गठबंधन का आकलन किया। देखिए भगले की एक चीज मान के चलिए, पूरे भारत में बहुजन समाज पार्टी हर राज्य में, चूंकि राष्ट्रीय दल होने के नाते उसका सिंबल सेम है और एक जगह चलता है। दूसरा चीज की उत्तर भारत के 5 राज्यों में हमारे पास 5% वोट कम से कम है। राजस्थान में 6%, 4% करीब, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, इन राज्यों में हमारे दल का वोट है और अच्छा खासा वोट है, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए समाजवादी पार्टी के पास कहीं नहीं है। बावजूद इसके, अगर आपको एक बात बताइए, हमने आपको न्योता भी देना है, अपने साथ गठबंधन भी चलाना है और हमारे ऊपर आपको भाड़ा भी छोड़ना है। दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकता है ना। और जब इंडिया गठबंधन की दिल्ली में पिछले दिनों बैठक हुई थी, जैसा कि हमारे फरीद भाई कह रहे थे कि अंततः बहन जी आ जाएंगे हमारे साथ। देखिए, हर आदमी चाह रहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी के नीतियों से आदमी परेशान है, पूरे भारत के लोग परेशान है। केवल जुमलेबाजी होकर के और हिंदुत्व का नारा देकर के भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से राज कर रही है पिछले 10 सालों में, काम की बातें कभी करती है क्या भारतीय जनता पार्टी? नहीं करती है ना। पूरे भारत के अंदर केवल वो बात करती है तो केवल राम मंदिर का, हिंदुत्व का, चावल अच्छा बांटने का बात करती है। कभी ये कह दीजिए कि चुनाव के अंदर या चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नीतियों को ये कहा हो कि हम सुशासन चला रहे हैं तो हम सबके लिए सर्जन हिताय सर्जन सुखाय की जो बात करते हैं, सबके लिए हम काम कर रहे हो। कहीं करती है क्या सबके लिए काम? कहीं नहीं करती है। एक तरह से तो हम मान के चलिए कि भारत का 20% व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से पहले ही छूटा है। बावजूद उसके बाद जो बचा हुआ व्यक्ति है उसमें से भी 40% अलग है। तो इस तरह से काम करती है। लेकिन चूंकि आज की डेट में हिंदुत्व का नारा इतना भारी बन जाता है आने वाले समय पे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लाभ करता है। रही बात इंडिया गठबंधन की जिम्मेवारी या पूरी उत्तर प्रदेश के अंदर पैसे ने नहीं ले रखा है। बहन जी को यह मालूम है कि हमारा दल जहां से भी लड़ेगा, हम इतना सक्षम है कि कम से कम हम अपने वोटों को सजो कर रख लेंगे। सीटें कम या ज्यादा आ सकती है, ये कहीं भगत जी छुपा नहीं है। गठबंधन नहीं करेगा तो नुकसान नहीं हो सकता है। नुकसान स्वाभाविक है। हमारा अगर नुकसान होगा तो सामने वाले पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी या जो सांप्रदायिक दल से लड़ना चाह रहे हैं विरोध में, उनको सबको नुकसान होगा। तो इन सारी चीजों को सोचने और देखने की जिम्मेवारी केवल बहुजन समाज पार्टी की नहीं है। और वही बात आज बहन जी ने कहा है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि गठबंधन अगर हम करते हैं तो हमें नुकसान होगा। ठीक है चंद्रमोहन शर्मा जी, गठबंधन अगर बसपा करती तो बसपा को नुकसान होता है, इसलिए वो अकेले दम पर पूरे देश में चुनाव लड़ने वाली है। चंद्रमोहन जी, आपको मेरी बात सुनाई दे रही है?
आपको मेरी बात सुनाई दे रही? जी, बसपा इसलिए आपके गठबंधन में शामिल नहीं हो रही क्योंकि उसको लग रहा है अगर आप लोग के साथ जाएंगे तो बसपा को नुकसान हो सकता है, या फिर आपको लग रहा है कि इसमें बसपा की कुछ एक रणनीति, छुपी हुई रणनीति है, वो देखना चाहती है कि चुनाव के बाद क्या कुछ परिणाम किसके पक्ष में जाते हैं। अगर बीजेपी के पक्ष में जाते हैं, कुछ सीटें कम होती है तो शायद बीजेपी के साथ चले जाएंगे, मतलब एनडीए के साथ चले जाएंगे। अगर आप लोग गठबंधन बेहतर काम करता है तो वो या फिर यहां पर स्थिति देखना चाहती है कि चुनाव बाद क्या स्थिति होने वाली है। आपको क्या लगता है? देखिए, ये सब पोजीशन तो इलेक्शन के बाद आएगी। अभी वो स्वतंत्र है, अगर उन्होंने अपना कोई डिसीजन करा है तो उसके ऊपर वो स्वतंत्र है। लेकिन ये क्लियर है कि अगर विपक्ष की भूमिका के अंदर बहुत टाइम से मायावती बहन अगर सक्रिय नहीं थी और अचानक सक्रिय होती है तो कहीं ना कहीं इस बात पे संदेशा आता है कि जिस तरह से भाजपा निरंतर प्रशासन और तंत्र, ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल करती रही है, उसका डर कहीं ना कहीं आज झलका कि जो इतनी देर के बाद बीएसपी ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो बड़ा चौंकाने वाला था। फिर भी ये ठीक है, उनका अपना डिसीजन है और वो तो मतलब कांग्रेस उम्मीद कर रही थी कि मायावती कभी हमारे गठबंधन में शामिल हो सकती, कांग्रेस इसी उम्मीद पर थी अभी तक? ये हमारा गठबंधन नहीं है, ये हिंदुस्तान का गठबंधन ठीक है, इंडिया गठबंधन की बात कर लेते, इसी उम्मीद में थी कि आप लोग के साथ गठबंधन में आ सकती हैं। देखिए, बिल्कुल ये उम्मीद थी कि जिस हिसाब से उनको दबाया गया था, जिस हिसाब से उन पर प्रेशर दिख रहा था, तो उस हिसाब से एक विपक्ष की भूमिका के रूप के अंदर आज जो गठबंधन है वो विपक्ष उन नेताओं का है जो नेता संविधान को बचाना चाहते हैं, जो लोकतंत्र के अंदर उन जमीनी मुद्दों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जो 2014 के अंदर जिन मुद्दों के साथ सरकार प्रवर्तित हुई। 2014 से 19 निकल गया, 24 पे आ गया, लेकिन आज सरकार के अंदर कहीं भी मुद्दे की बात नहीं होती, बिना मुद्दे की बात होती है। और अचानक जो एक परिप्रेक्ष्य के ऊपर जो बसपा का डिसीजन आया है तो वो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारे में छुपाता तो जरूर है, लेकिन एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते वो उनका अपना डिसीजन है, तो वो उनको सोचना है कि उनका कौन सा डिसीजन हितकारी है। क्योंकि अगर उन्होंने अकेले लड़ा तो उस अकेले में भी उनको अपने आप देश की जनता के आगे जवाब देना है। तो ये भी देखते हैं अभी कहाँ कैसा कैसा होता है, ये तो भी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये जरूर है कहीं ना कहीं भाजपा का प्रेशर आज भाजपा के ऊपर दिखा, जो ईडी और सीबीआई का एक ऐसा लगा कि शायद उसके केंद्र से कहीं ना कहीं एक डिसीजन अचानक बदल गया। ठीक, यश भारती जी, आपको भी लगता है जिस तरह से चंद्रमोहन जी कह रहे हैं कि बीजेपी का प्रेशर दिखाई दिया था आज की मीटिंग में, जिस तरह से उन्होंने संबोधन किया और कहीं ना कहीं प्रेशर की वजह से उन्होंने एक अकेले चुनाव में जाने का फैसला लिया, आप भी इस बात से सहमत है कि आपकी कुछ एक अलग राय है? देखिए, आज मायावती जी का जन्मदिन है, उनको बहुत बधाई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने भी उनको बधाई दी है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब 2019 में समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन हुआ था, तभी हम सब अनुशासित कार्यकर्ताओं को ये बात हिदायत के तौर पे दे दी थी कि मायावती जी का अपमान मतलब अखिलेश यादव जी का अपमान है। तो हम उसी बात का अनुसरण करते हुए ये मान के चलते हैं कि अगर हम मायावती जी के लिए कोई भी टिप्पणी कर रहे हैं तो उसको हम ये मान लेंगे कि हम अखिलेश यादव जी की टिप्पणी करें जो अमर्यादित हो। जिस तरीके की आज उन्होंने शब्दावली इस्तेमाल करी है, वक्तावली, अगर मैं उसका जवाब देने बैठूंगा तो वो उचित नहीं होगी। और जो बात कांग्रेस पार्टी के साथी कर रहे हैं वो दिखता है कहीं ना कहीं, जो भाषा और जो निर्णय वो ले रही हैं वो ऐसा लग रहा है कि वो निर्णय और वो भाषा उनसे बुलवाई जा रही है, उनसे ऐसा करवाया जा रहा है। जो पार्टी अभी तक उपचुनाव नहीं लड़ती थी वो आज उपचुनाव लड़ती है, वो भी सिलेक्टिव, अपनी सुविधा अनुसार। सुविधा क्या है? जो कहीं ना कहीं से लड़वाई जा रही है, चाहे वो आजमगढ़ हो या कहीं अन्य जगह हो, सिलेक्टिव चुनाव लड़ना है और बाकी जगह चुनाव नहीं लड़ना है। तो डायरेक्शंस कहीं ना कहीं जो मिल रहे हैं बहुजन समाज पार्टी को, वो कहीं ना कहीं से मिल रहे हैं। निर्णय उनके खुद के दिखाई नहीं देते हैं जो निर्णयों में दिखाई देने चाहिए। यहाँ जब बात हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को हराना है, तो एनडीए गठबंधन को कैसे हराना है ये तो सबको साफ साफ दिख रहा है। जिसकी जितनी ताकत होगी उस ताकत के अनुसार हजारेगा, चाहे वो पश्चिम बंगाल की बात हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो या अन्य प्रदेशों की बात है। जो ताकतवर स्थिति में होगा उसको हम सहयोगी के रूप में और ताकत देके भारतीय जनता पार्टी को रोकने और हटाने का काम करेंगे। लेकिन अगर हम आपस में लड़के उसको कमजोर करने का काम कर रहे हैं तो ये निर्णय कहीं ना कहीं दिखता है कि भाजपा को हम हटाने का केवल दिखावा कर रहे हैं, वास्तविकता में भारतीय जनता पार्टी को हम फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अभी तक आपने देखा क्या ये नसीहत है कांग्रेस के लिए और दूसरे गठबंधन के सदस्यों के लिए? नहीं, ये तो एक सामान्य, ये एक सामान्य सी बात है जो सबको पता है।
ये मैं किसी को नसीहत देने की मेरी हैसियत नहीं, नहीं क्योंकि है। अखिलेश यादव पहले भी कई बार नसीहत दे नहीं चुके नहीं हैं। नहीं, ये एक सामान्य सी बात है, सबको पता है। ये कोई मैं बोल दिया हूं तो कोई बहुत अलग से कोई बात नहीं है, सामान्य सी बात है। एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, दलित महिलाओं उत्पीड़न की सबसे बड़ी बातें आ रही हैं, उसमें मायावती जी की खामोशी, जिस तरीके से लेकिन जिस उत्तर तरीके से प्रदेश में आप बुलडोजर लोग दलितों अच्छे के पास खासी चल स्थिति रहा में, है, आप लोग आरक्षण मना नहीं खत्म पाया हो रहा है। मायावती को जी अब मैं कह रहा हूं आप लोग मना नहीं पाया मायावती को इस गठबंधन में शामिल करने के लिए, क्योंकि पिछले बार तो आप लोग ने साथ लड़ा था, इस बार आप लोग मना क्यों नहीं पाया उनको अपने साथ लाने के लिए? वही बात है, माननीय अखिलेश यादव जी इस बात को कह चुके कि गारंटी कौन लेगा। आज हम साथ ले लेंगे, बात की गारंटी कौन लेगा। 19 में तो उन्होंने जब गठबंधन तोड़ा, हम लोगों ने तो हर शर्त मानी, आधी से अधिक सीट देने तक का काम किया। उसके बाद जो परिणाम है आपके सामने है। आपने भी सवाल भी पूछा बसपा के साथी से कि आपका तो फायदा ही हुआ, उन्होंने कबूला भी इस बात को कि फायदा हुआ। तो जब फायदा हुआ तो फिर गठबंधन क्यों तोड़ा गया? और उन्होंने ये कहा पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन तोड़ते समय मायावती जी ने कि अखिलेश जी और उनकी धर्मपत्नी हमारी सांसद डिंपल यादव जी बहुत ही अच्छे लोग हैं, अच्छे हैं, तो अच्छों का साथ क्यों छोड़ा गया, क्या कारण रहे ऐसे। और आज जिस तरीके की भाषा शैली है ये बताती है कि ये कहीं ना कहीं से ड्राफ्टिंग हो रही है, कहीं से कोई पर्चा तैयार होता है और मायावती जी केवल उसको पढ़ने का काम कर रही हैं, निर्णय केवल बताने का काम कर रही हैं, निर्णय कहीं और हो चुके हैं। ठीक है, नवीन मिश्रा जी, सीधे आरोप आप के ऊपर उठ रहे हैं कि ड्राफ्टिंग आप कर रहे हैं, बस उसको पढ़ रही है मायावती। ये सीधे आप पर आरोप लग रहा है कि बीजेपी की तरफ से, बीजेपी सरकार की तरफ से एक प्रेशर है, जिसकी वजह से आज मायावती ने एक ऐलान किया है कि पूरे देश में अकेले चुनाव लड़ने वाली है। भागवत जी, सबसे पहले तो आज मकर संक्रांति है, सभी मित्रों को, देशवासियों को अपने चैनल के माध्यम से मकर संक्रांति की बधाई। साथ में देश की बहुत बड़ी दलित नेता हैं, उत्तर प्रदेश की कई बार मुख्यमंत्री रही, देश की सर्वमान्य दलित नेता हैं, बहन मायावती जी का जन्मदिन है, भारतीय जनता पार्टी परिवार की उनको बहुत बहुत बधाई। अब भागवत जी हमको ये बताएं, समाजवादी पार्टी के मित्र बार बार बसपा के मित्रों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मायावती बहन या समाजवादी पार्टी आज तक मुलायम सिंह यादव के समय में जो एक इतना बड़ा कांड हुआ, एक दलित महिला के साथ लखनऊ के सर्किट हाउस में जो किया गया, उस अपमान को आज तक बसपा ने नहीं भूला है और मायावती भी नहीं भूली है। मायावती बहन को ये मालूम है कि समाजवादी पार्टी एक सिस्टम में लाके, एक प्रेशर में ला करके बसपा को अलायंस कराती है। और आज जितनी अलायंस, जितनी इनकी अलायंस हुई है समाजवादियों ने मायावती बहन के साथ और उनके पार्टी के साथ में जो है क्या व्यवहार किया है, ये पूरा देश जानता है और मायावती बहन भी जानती है। आप जो ये बता रहे थे भागवत जी की भारतीय जनता पार्टी ड्राफ्ट कर रही है, नहीं मैं नहीं बता रहा हूं, ये जो हमारे साथ जो दूसरे पैनल के बैठे हैं विपक्षी नेता, वो ये आपके बार आरोप लगा रहे हैं, चाहे टीएमसी के नेता, कांग्रेस के नेताओं, सपा के नेता, ये आरोप लगा रहे हैं कि ड्राफ्टिंग आप लोग कर रहे हैं, लेकिन उस चिट्ठी को, उस लेटर को पढ़ रही है मायावती। ये मेरा आरोप नहीं है, ये तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। मैं तृणमूल कांग्रेस के काबिल मित्र बैठे हैं, फरीद गांधी जो प्रवक्ता है तृणमूल कांग्रेस के, आज उनके पार्टी के सबसे युवा तुर्क के नेता अभिषेक बनर्जी ने कल कहा कि कांग्रेस की अपनी औकात नहीं पता, कांग्रेस की अपनी वजूद नहीं पता, उनको हमारे साथ लड़ना है तो लड़े, हम 2 सीट से ज्यादा देने वाले नहीं हैं, उनको उनकी जमीन नहीं। उनके शशि पाजा ने कहा कि कांग्रेस अपनी औकात को पश्चिम बंगाल में भूल गई है। अधीर चौधरी जो अपोजिशन लीडर है, अधीर चौधरी ने कहा कि हमारी ऐतिहासिक भूल हुई कि ममता को हमने समर्थन किया। तो जिस अलायंस के अंदर में कांग्रेस अपनी भाषा बोलती हो, तृणमूल कांग्रेस अपनी भाषा बोलती हो, संयोजक जिसको बनाया वो भाग के खड़े हो गए, बिहार चले गए आदरणीय नीतीश कुमार जी, और मायावती बहन के ऊपर असंख्य आरोप देखिए समाजवादी पार्टी वालों को ये पता है कि उत्तर प्रदेश के बाहर इनका कुछ जनाधार है नहीं, उत्तर प्रदेश में भी अब इनकी खात्मा हो चुकी है। परिवारवाद था, नेताजी के नाम पे इनकी दुकान चलती थी, अब वो दुकान बंद हो चुकी है। मायावती का हिंदुस्तान के हर कोने में, चाहे वो कोई भी प्रदेश हो, चाहे साउथ का प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो या कोई हिंदीभाषी प्रदेश हो, कम से कम बहुजन समाज पार्टी के कुछ कैडर बेस वोटर्स हैं। और इसलिए आप लोग ने प्रेशर बनाया कि ताकि मायावती अकेले चुनाव लड़े, इसलिए आपने प्रेशर बनाया। सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि विपक्षी नेता पूछ रहे हैं। देखिए मायावती दूरदर्शी नेता है देश की, वो अपने पार्टी बढ़िया से जानती है कि कांग्रेस और समाजवादी मिलके बहुजन समाज पार्टी का खात्मा चाहता है। और जब से उन्होंने अपने भतीजे को आगे लाया है, न तो कांग्रेस पचा पा रही है, न तृणमूल पचा पा रही है, न समाजवादी पचा पा रही है। और एक मैंने देखा, वो क्या नाम है, वो भीम वाले, रावण सेना वाले जो श्रीलंका के तर्ज पर चल रहे हैं, वो तो और ज्यादा नहीं पचा रहे हैं, आत्महत्या करने को तैयार होकर बैठे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी को के तरफ से इंडिया गठबंधन को हम तो धन्यवाद दे रहे हैं
कि आप लोग कम से कम छिन्नबंगुल की तरफ आगे जा रहे थे, एक मंच पे तो आप लोग आए, लेकिन ये मंच इनके चलने वाले नहीं है। 26 जनवरी के बाद फरवरी महीने से इनका खात्मा देखिएगा अपने आप शुरू हो जाएगा। मायावती जी का अलग रंग रूप है, ममता जी का अलग रंग रूप है, समाजवादी पार्टी का अलग रंग रूप है, और कांग्रेस ये चाहती है कि इनके जाल में सारी क्षेत्रीय पार्टी फंस जाए और भारतीय जनता पार्टी का नाम देकर के, भारतीय जनता पार्टी का नाम देकर के केवल कांग्रेस और ये पार्टियां इनको डरा रही है। यार हर जो क्षेत्रीय दल है, हम तो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत ढंग से लड़े, देश के विकास में नरेंद्र मोदी जी का साथ दे। भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन के रूप में सम्मान के साथ उनको चाहती है कि देश के विकास में ये भागीदारी बने, लेकिन दिक्कत है कि मायावती बहन, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी और छोटी छोटी ये फारूक अब्दुल्ला जी जैसे संघुल पार्टी है, ये तमाम लोग प्रधानमंत्री कैंडिडेट हैं। तो पहले तो ये फैसला करें कि सहयोग इनका कौन होगा, प्रधानमंत्री इनका कौन होगा। ठीक है, लेकिन आपने क्लियर कर दिया कि किसी तरह की कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं दी जा रही है, लेकिन लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं और मुझे लगता है कि बीजेपी को इससे फायदा ही होगा कि अगर मायावती अकेले चुनाव लड़ रही है तो। आप श्रीवास्तव सर, जिस तरह से अब विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ड्राफ्टिंग कहीं और से की जा रही है और इस ड्राफ्टिंग को, उस लेटर को आज मायावती ने पढ़ा है और जब वो पढ़ रही थी तो वो प्रेशर दिखाई दे रहा है। क्या वाकई प्रेशर था मायावती के ऊपर, या फिर उनको लग रहा है कि मैं अकेले जाऊंगी तो मैं शायद बेहतर परफॉर्मेंस कर सकती हूँ पिछले बार के मुकाबले? लेकिन जब सपा के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा तो उत्तर प्रदेश में, जब एक तरह से हम कहें जहां पर बीजेपी की लहर चल रही थी, 300 से ऊपर बीजेपी अकेले सीट जीत कर आई, उसमें भी 10 सीटें मायावती ने उत्तर प्रदेश में जीती हैं खुद। नहीं देखिए, जरा सा 2019 का चुनाव देखिए, जहां पर सपा बसपा मिल के लड़ रही थी चुनाव, और एक कयास लगाया जा रहा था कि अच्छी खासी सीटें जीतेंगी, फिर भी जो है बसपा को जो 10 सीटें मिली, वहीं जो है समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली। तो आप जरा सा देखिएगा कि उससे बसपा को फायदा तो हुआ, लेकिन जब 2014 में जाएंगे तो बसपा को एक भी सीट नहीं मिली। बिल्कुल, जब अकेले पूरे देश में चुनाव लड़ रही थी, तब ये कौन सा ऐसा कारण है कि ठीक अपना वोट बैंक बचाने के लिए हर पार्टियां अपना अपना जो है ज़मीन तलाशती हैं, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन अब ये कौन सी ऐसी परिस्थिति बन जाएगी कि इनको फ़ायदा हो जाएगा? हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ज़रूर फ़ायदा होगा इससे। अभी लेटेस्ट एक चुनाव देखेंगे आजमगढ़ में हुआ, जिसमें इन्होंने एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया, वो 80,000 वोट ले गया। समाजवादी पार्टी का गढ़ जो कहा जाता है आजमगढ़, वहाँ से समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई। हमें लगता है कि जहाँ तक उत्तर प्रदेश की राजनीति, अभी देश में तो जाइए, अगर 4% वोट है, 5% वोट है, तो उससे किसी सीट का आकलन नहीं किया जा सकता देश भर में। लेकिन पिछले चुनाव में इनको लगभग जो है 1.25 करोड़ वोट मिले थे। हमारा ये कहना है कि अगर ये वोट शिफ्ट होते भारतीय जनता पार्टी की तरफ, या ये जो वोट जो है इंडिया गठबंधन की तरफ जाते और रुक जाते हैं, तो नुकसान तो इंडिया गठबंधन का ही होना, ये तो तय है। मायावती जी का कितना फ़ायदा होना है, उनको स्क्रिप्ट कौन लिख के दे रहा है, ये बात अलग है। भाजपा की तरफ से स्क्रिप्ट आ रही, कहाँ से आ रही है, ये बात अलग है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो अगर 2014 का चुनाव देखेंगे तो निश्चित रूप से जो परिणाम आए थे वो बहुत ही निराशाजनक थे। इतने बड़े जनाधार वाली नेता, उसके पहले देखिए उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, काफ़ी उनको जो है 30% वोट मिला और इतना तेज़ी से घटा। तो पिछले सालों में जो है एक तरह से बसपा का वोट घटते ही जा रहा है। और एक सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसे में बहन जी ने जो एक डिसीजन आप अपने जन्मदिन के अवसर पर लिया है, तो उसके क्या मायने हैं, ये तो आने वाली राजनीति बताएगी। जहाँ तक इंडिया गठबंधन का सवाल है और समाजवादी पार्टी या जो और अलायंस हैं उत्तर प्रदेश में, खास करके ये सारा नुकसान उत्तर प्रदेश में ही होना, जहाँ से 80 सीटें आती हैं। बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक एजेंडा बना रखा है कि उत्तर प्रदेश से हम 80 की 80 सीट जीतेंगे। तो हो सकता है कि बहन जी के खड़े होने पर, के कैंडिडेट होने पर, और ख़ास करके उनके बड़े सेलेक्टिव, पिछले चुनाव में हमने देखा करीब 87 जो मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा किए, जो अभी पिछला विधानसभा था, मतलब सपा से भी ज़्यादा उम्मीदवार उन्होंने खड़ा किया। तो अब आप ज़रा सा उधर दूसरी तरफ ध्यान देंगे तो हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय हासिल करनी है। और उसमें जो है बहन जी का अगर ये वोट बैंक शिफ्ट हुआ तो भी फायदा किसको होगा? भाजपा को होगा। और अगर वोट ये ले भी जाती हैं तो भी नुकसान किसका होगा? इंडिया अलायंस का होगा। तो निश्चित रूप से हम ये नहीं कहते कि इस चुनाव में, पिछले चुनाव में 10 लोकसभा सीटें जीत ली थी बसपा ने, हो सकता है इसमें ज़्यादा भी जीत ले, राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल। और इसके पहले भी जीतती आ रही हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिस तरह से वोटों का पोलराइजेशन
दो जगहों पर शिफ्ट होगा, एक इंडिया अलायंस है, दूसरा एनडीए अलायंस। उसमें बीच में बहन जी का आना मतलब एक तरह से निश्चित रूप से कोई भी राजनीतिक विश्लेषक होगा ये चौंकाने वाला है। अब किसके दबाव में है, क्यों है, ये बात इसके तह में जाना ठीक नहीं है, लेकिन फिलहाल अगर आंकड़ों को देखा जाए तो हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश के अलावा बसपा का जनाधार जरूर है अन्य राज्यों में, लेकिन वहाँ लोकसभा सीट सिर्फ एक बार मध्य प्रदेश में ही जीत पाई थी, अन्य राज्यों में नहीं जीत पाई। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से बसपा को अपने निर्णय पर विचार करना चाहिए। जहाँ तक अगर गठबंधन नहीं होता है तो निश्चित रूप से उनको वोट बैंक से कितना फायदा होगा ये तो समय बताएगा। और पिछले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को देखें तो काफ़ी नीचे आ गया ग्राफ। तो या तो बसपा को अपना ग्राफ ऊपर करना पड़ेगा और चुनौती देना पड़ेगा। तो शायद ये ऐसा लगता कम है संभावना, लेकिन फिलहाल जो आज का निर्णय है बहन जी का, एक तरह से जो है सबसे ज़्यादा खलबली जो है इंडिया गठबंधन में है, और भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और शायद उनको फायदा भी हो। फायदा ही होगा। राजीव जी, जिस तरह से 2014 का अगर हम आंकड़ा देख लें, लोकसभा की सीटें आपके पास 0 थी। 2019 में जब आपने सपा के साथ गठबंधन किया 10 सीटें हो गई आपकी। और जब एक तरफ इंडिया गठबंधन की बात हो रही है और दूसरी तरफ एनडीए की बात हो रही है जिसमें बीजेपी है और दूसरी तरफ कांग्रेस और बाकी दूसरी पार्टियां हैं, और इस बीच में अब बसपा जब अकेले चुनाव लड़ेगी तो ठीक है, हो सकता है बसपा के वोटिंग प्रतिशत बढ़ जाए, लेकिन क्या आपको लगता है कि सीटें पिछले बार के मुकाबला यहाँ पर बढ़ जाएंगी? क्योंकि जो विपक्षी पार्टी के जो नेता है, चाहे टीएमसी ले लें, कांग्रेस ले लें या सपा ले लें, वो सब यही आरोप लगा रहे हैं कि ड्राफ्टिंग का इससे और हो रही है। मायावती चिट्ठी को पढ़ रही थी, यानी कि बीजेपी की तरफ से प्रेशर दिया गया है जिसमें ईडी, सीबीआई सब शामिल है, सीबीआई शामिल है। उसकी वजह से यहां पर आप लोग की पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया है और जिसका सीधा असर इंडिया गठबंधन में होगा, उसको नुकसान होगा और बीजेपी को फायदा होगा। जानते हैं बहन जी कभी किसी के प्रेशर में नहीं आती हैं। ईडी, सीबीआई और इस समय बहन जी के ऊपर कोई ऐसा मुकदमा नहीं है जैसे कि हमारे विश्लेषक महोदय कह रहे थे। मैं उनकी बातों से 100% सहमत हूँ। पहली चीज तो ये कि उनकी बातों से मैं कहीं वो अलग हट कर बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज है, आपको बता दे कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया कभी न तो प्रेशर में आती है, न कभी प्रेशर में रहती है, और न भारतीय जनता पार्टी की इतनी वो है कि वो सीबीआई और ईडी से बहन जी को डरा सके। ये तो एकदम स्पष्ट मानिए कि सीबीआई, ईडी को बहन जी को डराने के लिए भारतीय जनता पार्टी की क्षमता नहीं है और न डरा पाएगी। ये सपा पार्टी के नेता कह रहे हैं, कांग्रेस कह रहे हैं, टीएमसी के नेता कह रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप उन पार्टियों को? तो किसी तरह के आज की डेट में चार्जेस नहीं है बहन जी के ऊपर, इंडिविजुअल की कोई अंगुली खड़ा करने के किसी तरह का चार्ज है तो हम सीबीआई और ईडी या कोई जांच चल रही है जिसके तहत हम उनको वो करने दबाव देने। पहला चीज तो ये मान लीजिए। दूसरा चीज कि गठबंधन के आपके विश्लेषक महोदय कह रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि गठबंधन की जिम्मेवारी क्या उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी ने थोड़ी ना ले रखी है। हमारे समाजवादी पार्टी के भाई कह रहे थे कि उनका मान सम्मान, हमारे नेता ने कहा था कि बहन जी जहां भी रहे हमारी बुआ की तरह है और उनका मान सम्मान होना चाहिए। समाजवादी पार्टी को यह भी तो बताना चाहिए कि जब इंडिया गठबंधन की बैठक होती है दिल्ली के अंदर, तो आपको नेता कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी अगर इंडिया गठबंधन में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगा। तो क्या बहन जी अगर इंडिया गठबंधन में आती है तो समाजवादी पार्टी अलग चले जाएगी, और क्या अगर नहीं जाएगी तो अस्तित्व क्या रह जाएगा? इस तरह से नोटबंदी करने के बावजूद अगर आप ये चाहते हैं कि भारत की चौथे पांचवें नंबर की पार्टी आज की डेट में स्थिति खराब है, ये सब लोग जानते हैं, हम भी छुपाना नहीं चाहते हैं। बावजूद इसके भारत के नंबर 4-5 नंबर की पार्टी क्या समाजवादी पार्टी के दबाव से, समाजवादी पार्टी के बड़बोलेपन से करने के बावजूद क्या इंडिया गठबंधन में रह सकती है? नहीं रह सकती है ना। तो ये चीजें हैं, मतलब जी सारी चीजों का अवलोकन करेंगे। रही बात, न तो कोई ड्राफ्टिंग बहन जी का करता है, न बहन जी की भारतीय जनता पार्टी ड्राफ्टिंग करती है। लाभ हानि किसको होता है ये हम आकलन करते हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर आकलन करवाते हैं कि आपका मना स्थिति क्या है। उसके बाद ही हमारी नेता निर्णय लेती है, कोऑर्डिनेटर बताते हैं कि नहीं ये निर्णय आपको लेना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, उसके बाद निर्णय लेती है। कोई कह दे कि दबाव में, हम कहते समाजवादी पार्टी के नेता दबाव में काम कर रहे हैं तो इससे थोड़ी ना बन जाती है बात। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे माहौल बनाने में लगी हुई है
और सभी दलों को सचेत रहना पड़ेगा। अगर सभी इंडिया गठबंधन के दल, विपक्षी दल सचेत नहीं रहेंगे तो जैसा कि अभी हमारे विश्लेषक महोदय कह रहे थे, उत्तर प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की मंशा है उसको पूरी करने में भारतीय जनता पार्टी कहीं चूकेगी नहीं। 24/7 और 365 डेज ये काम करने वाली पार्टियां जो है उसको समाजवादी पार्टी हल्के में लेती है कि हम समाजवादी पार्टी और समाजवादी तो आप अकेले दम पर रोक कैसे पाएंगे बीजेपी को? राजू जी, आप अकेले दम पर रोक कैसे पाएंगे? नहीं, रोकने की, देखिए हम रोकने किसी को नहीं जा रहे, हम अपनी सीटें बढ़ाने जा रहे हैं। हमको अपनी सीट देखनी है, हमको अपने मतदाताओं को देखना है। हम भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए थोड़ी ना बने हैं। हमारी कोशिश होगी, हमारे दल की कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में कैसे कर सकते हैं, पूरे देश में कैसे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। हर भारतीय जनता पार्टी को रोकने की जिम्मेवारी नहीं है। ठीक है फरीद खान जी, आप सब लोग ने गठबंधन बनाया जहां बीजेपी को रोकना चाहते हैं, वहां बसपा के प्रवक्ता है कह रहे भाई हम किसी को रोकने के लिए नहीं है, हम अपनी पार्टी का, हमको जनाधार बढ़ाना है, हमें अपनी पार्टी की सीटें बढ़ानी है। हर दल यही चाहता है कि हमारे पार्टी का जनाधार बढ़े, हमारे पार्टी के सांसद विधायक आए, न कि हम किसी दल को रोकने के लिए। हम खुद ही जब जनाधार बना लेंगे वो दल हट जाएगा, हम उस सत्य पे काबिज हो जाएंगे। ठीक है फरीद खान जी, एक लाइन और जोड़ देता हूं कि आप लोग भी चाहते हैं आपकी पार्टी का जनाधार बढ़े। मुझे लगता है हर कोई पार्टी यही चाहता है, इसलिए आप भी चाहते हैं, इसलिए आप लोग की पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा भाई हम सीटें डिसाइड करेंगे बंगाल में। तो अगर बसपा भी यही सोच रही है भाई कि हमें अपना जनाधार बढ़ाना है, हमें अपनी सीटें बढ़ानी है, तो इसमें क्या हम गलत कर रहे हैं? क्यों आप आरोप लगा रहे हैं कि हम बीजेपी की जो तरफ से ड्राफ्टिंग और इसको हम पढ़ रहे हैं, हम बीजेपी के प्रेशर में? इससे मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, दो लाइन मेरे से कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, डरना इंसान यूं ही बेवफा नहीं होता। अब जिस तरह की बात हो रही है, हम यहाँ पर सरकार में हैं, पिछले साल सरकार में हैं, और हमें अपनी औकात, जिस तक हमारे मित्र नवीन मिश्रा जी बता रहे थे कि हमारे नेता या हमारे नेत्री शशि पांडे की औकात की बात करते, हम कभी औकात की बात नहीं करते। हम लोग राजनीतिक लोग हैं, लेकिन हाँ हमारी हैसियत कहाँ पर क्या है, हम कौन सी चीज जीत सकते हैं, उस चीज के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं। हमारे पास पिछले इलेक्शन में कितनी सीटें थी उस आधार पर हम बात कर रहे हैं, और इस बार हम कितनी सीटें ला सकते हैं। और कांग्रेस हो या सीपीएम हो, वो दूसरे नंबर पे थी या तीसरे नंबर पे, अक्सर जो बात होती है दूसरे नंबर की बात होती है, उसमें लड़ाई होती है। मगर जहाँ पर हम सीट पर बैठे हुए हैं वो सीट हम किसी और को दे नहीं सकते हैं, हम उसकी लड़ाई कर रहे हैं। अगर कांग्रेस के पास 2 सीटें हैं, हम उनको 2 सीटें देने में तैयार हैं। पार्टी में तो भाजपा आ गई और हम दूसरे नंबर पर थे, तो वो हम लेना चाह रहे हैं, इसलिए हम कौन सी गैरबाजी बात कर रहे हैं। ठीक उसी आधार पर अगर बसपा ये बात बोल रही है कि जो मैं उत्तर प्रदेश में नहीं बैठा हुआ हूँ, ये सपा वाले भाई साहब लोग, कांग्रेस वाले भाई साहब लोग बात अच्छे से बता सकेंगे, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है कि मायावती जी जरूर आएंगी, आज नहीं तो कल आएंगी, क्योंकि ये देश की जनता चाहती है कि इस हिटलरशाही सरकार को देश से हटा देना है। और हम सब लोग जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम सब लोगों को जाकर जनता के बीच में जवाब देना होता है। और देश की जनता, हिंदुस्तान की जनता चाहती है कि इंडिया का एक अलायंस हो और ये भाजपा सरकार मोदी सरकार को हटा देना चाहिए, जो हिंदुत्व के नाम पर भी हिंदुओं के साथ भी धोखा कर रही है। आपने जिस तरह से देखा कि किस तरह से हमारे देश के शंकराचार्यों ने वहां पर जाने से रिफ्यूज कर दिया कि वहां पर सब कुछ गलत काम हो रहा है। देश के धर्म के जो हमारे स्तंभ है, चारों स्तंभ, उनको दरकिनार कर कुछ लोग सियासी फायदा उठाने के लिए अपना काम कर रहे हैं। तो देश चाहता है, देश की जनता चाहती है कि हर हाल में ये मोदी सरकार को हटाना है, और ये काम हम सब मिलजुल कर जरूर करेंगे। ठीक है, लेकिन सवाल यही है कि अगर आप लोग की मीटिंग होती है, 28 में से सिर्फ 10 दल उस मीटिंग में शामिल होते हैं, और दूसरा फिर एक जो बहुत बड़ी पार्टी है, एक ज़माने में अच्छा खासा उनका वर्चस्व रहा है बहुजन समाज पार्टी, वो भी मना कर देती है आप लोग के साथ आने के लिए, तो फिर कैसे इंडिया गठबंधन मजबूत होगा और बीजेपी के सामने चुनाव में खड़ा होगा? चंद्रमोहन शर्मा जी, क्या जब से इंडिया गठबंधन बना है उस समय से ही मायावती को थोड़ा सा साइडलाइन किया गया अखिलेश यादव की तरफ से? क्योंकि इस तरह की बातें राजू उपाध्याय भी कर रहे थे, क्योंकि अखिलेश यादव की तरफ से जिस तरह से कुछ बयान का इन्होंने जिक्र किया, तो क्या शुरू से उनको कभी खास तवज्जो देने की कोशिश नहीं गई? आप बड़ी पार्टी, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं अगर शुरू से उनको अपने साथ रख के चला होता तो शायद आज आप लोग के साथ गठबंधन में शामिल होती वो? बिल्कुल नहीं, ये धारणा बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज जो मैंने पहले वक्तव्य में कहा था, आज देश को जिस चीज की जरूरत है वो ये है कि एक ऐसा गठबंधन सत्ता पक्ष के सामने आए, या तो जो गठबंधन के अंदर नहीं आ रहे और जो अलग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो ये साबित करें कि सत्ता पक्ष के सामने वो किन मुद्दों के लिए लड़ने जा रहे हैं, तो किससे लड़ने जा रहे हैं। लेकिन आज इंडिया गठबंधन जो बना वो उन
विपक्षी नेताओं का बना, जो इस बात को लेके आए कि मैंने क्या कहा कि 2014 से पहले देश की राजनीति के अंदर अगर एक राजनीति दल के साथ बात होती थी तो वो मुद्दों की बात होती थी, बेरोजगारी पे, अर्थव्यवस्था पे, विकास पे, महिला उत्पीड़न पे, कुपोषण पे, विदेश नीति के ऊपर। लेकिन आज 2014-19 के बाद क्या बात होती है? जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी का नेता प्रश्न खड़ा करता है तो उसको राष्ट्रवाद और धर्म के नाम के ऊपर दबा दिया जाता है और एक धर्म का आवरण देकर उसको धर्म विरोधी कह दिया जाता है, राम विरोधी कह दिया जाता है। क्या 145 करोड़ जनमानस के अंदर 2% ऑफ वोटर भाजपा को सपोर्ट करते हैं, क्या वो राम का अनुसरण करते हैं? क्या 145 करोड़ जनमानस के अंदर जो और लोग रहते हैं क्या वो भगवान राम का अनुसरण नहीं करते? ठीक उसी तरह से प्रश्न खड़ा होता है कि ये इंडिया गठबंधन सत्ता का गठबंधन नहीं है, ये इंडिया गठबंधन देश के जनता के उन मुद्दों का गठबंधन है जिन मुद्दों के गठबंधन के ऊपर 2014 में यूपीए सरकार को देश की जनता ने परिवर्तित करके एनडीए नाम की सरकार के अंदर मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन आज 2014 के बाद मुद्दे हैं कहां? मुद्दों की आवाज उठाने वाले वो मुखर आवाजें हैं कहां? आज उन प्रश्नों के जवाब के लिए इंडिया गठबंधन की संरचना हुई और इंडिया गठबंधन बन के आया। ये दुर्भाग्य है, मैंने पहले भी कहा, ठीक है किसी एक राजनीतिक दल का अपनी इच्छा शक्ति है लेकिन देश के हित के लिए नहीं है ये। नहीं, इसलिए मैं आपसे वही सवाल कर रहा हूं कि शुरू से ही मायावती को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया गया, इसलिए वो इस गठबंधन में शामिल नहीं हुई। अगर ज्यादा तवज्जो दिया जाता उनको तो शायद आपके साथ में आज होती, आप लोग गठबंधन में शामिल होती। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, किसी को ज्यादा बड़ा करके दिखाने की गठबंधन की जरूरत नहीं थी। मैंने क्या बोला, ये दायित्व है क्या इस परेशानी को 10 सालों में भाजपा का शीर्ष नेतृत्व झेल नहीं रहा? क्या वो दबी जवान के ऊपर कौन नहीं जानता? हमारे इस चैनल में बैठे सबको पता नहीं है क्या सच? अभी आपके श्रीवास्तव जी ने जो बातों को बोला इनडायरेक्टली, क्या वो सच नहीं है? अगर उसके बाद भी अगर भाजपा इसको डिसीजन करती है तो आने वाले आज और आने वाला कल इतिहास में उससे बार बार प्रश्न पूछेगा, क्योंकि 19 की बुनियाद के ठीक है। तो अभी भी आप वही जिक्र कर रहे हैं कि प्रेशर के कारण बसपा ने ये निर्णय लिया है। ठीक है, ठीक है। लेकिन यश भारती जी, अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ठीक, यश भारती जी, एक तो वो आरोप भी आपके ऊपर लगाया गया जिस तरह से राजीव जी ने कि आप लोग के पार्टी के नेताओं की तरफ से जिस तरह से मायावती के लिए बयान दिया गया वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं था, तो कहीं से थोड़ा नाराज भी दिख रही है। फिर से सवाल भी आपसे भी यही है, क्या मायावती को शुरू से इतना तवज्जो नहीं दिया गया इस गठबंधन में? और इसको लेकर कहीं ना कहीं आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपकी पार्टी की वजह से शायद इन लोग नहीं आए या आना चाहते थे या नहीं आए। इस पर आप जवाब दे सकते हैं। और दूसरा अब यहाँ पर आप लोग अब भी अच्छी बातें भी कर रहे हैं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में 80 सीटें आती है, अगर वहीं पर एक प्रमुख पार्टी अगर आप लोग के साथ नहीं जुड़ेंगी, अलग से लड़ेंगी, पिछले बार देखिए आप लोग दोनों साथ में लड़े, उसके बावजूद भी यहाँ पर 64 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब थी उत्तर प्रदेश में। और कहते हैं उत्तर प्रदेश जो जीतता है वही केंद्र की सरकार में बैठता, सत्ता में बैठता है। पिछले बार जब आप लोगों का गठबंधन था तब भी 84 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी अपना दल के साथ मिलकर। अब मायावती अकेले लड़ रही हैं, तो अब तो ऐसा लग रहा है कि शायद और ज्यादा वोटों का ध्रुवीकरण होगा और ज्यादा वोट जो आप लोग के पास जा रहे थे वो कट के अगर मायावती के पास जाएंगे तो ठीक है, लेकिन आपके पास नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं वोट बढ़ जाएंगे, इससे बीजेपी को फायदा होगा। तो जब अगर आप मायावती अकेले जा रही है तो इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होगा। और आरोप गठबंधन में नहीं आने का ये आपके ऊपर तो लगाए रहे हैं राजीव जी, एक धीमी जुबान में, क्लियर उन्होंने नहीं कहा। लेकिन देखिए, पहले तो जब आपने सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछा, जो हमारे साथी पैनलिस्ट यहाँ पे हैं, तो वो पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी को बचाते ही रहे अपने वक्तव्य में। तो एक तरीके से एक घोषित गठबंधन है जो इंडिया गठबंधन है, एक घोषित गठबंधन है एनडीए गठबंधन है। लेकिन ये जो अघोषित गठबंधन बसपा के प्रवक्ता के द्वारा बीजेपी को बचाने के लिए और बीजेपी के प्रवक्ता का बसपा को बचाने के लिए दिख रहा था, आपके सामने था। आपने सवाल पूछा, आप बीजेपी को रोकना चाहते हैं कि नहीं रोकना चाहते? उन्होंने स्पष्ट मना कर दी, हम किसी को रोकने नहीं आए हैं। तो यानी जो माहौल खराब है इस देश में, उसको बसपा को उस खराब माहौल से कोई लेना देना नहीं। उन्हें केवल अपने पार्टी को बढ़ाने से मतलब है। जो अन्याय अत्याचार दलितों के साथ हो रहा है, एनसीआरबी की जो रिपोर्ट कौन सी पार्टी नहीं चाहती? हर पार्टी चाहती है, इसलिए तो सीटों को लेकर बंटवारा नहीं हो पा रहा है। नहीं भागीरथ जी, यहाँ सारी पार्टियां अपना अस्तित्व बढ़ाना चाहती हैं, लेकिन आवारा हो चुकी सरकार को, निरंकुश हो चुकी सरकार को रोकना हटाना भी चाहती है। 2019 में हमने बड़ा दिल करके गठबंधन किया तो हमने रोकने में कामयाब हुए।
जहां 70 से ऊपर सीटें थी वहां 70 से कम करने का काम अगर कहीं हुआ तो हमने गठबंधन में जब बड़ा दिल दिखाया तभी संभव हो पाया। आप बताइए 2022 में बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़ी है, क्या स्थिति बनी? एक ही विधायक रह गया, कितना वोट आया? पिछले वोट परसेंटेज से तुलना कर लीजिए। 2014 में लड़े, अभी हमारे आरपी श्रीवास्तव साहब ने भी कहा, मैंने भी कहा, उपचुनाव सिलेक्टिव क्यों लड़ रहे हैं? आजमगढ़ लड़ने का इनका मकसद क्या था? कहां से स्क्रिप्ट आई थी और कहां चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? तो जहां चुनाव नहीं लड़ रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है और जहां लड़ रहे हैं उसके कारण क्या है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो इतिहास है वो ये रहा है कि उपचुनाव सामान्यतः बहुजन समाज पार्टी नहीं लड़ती है। दूसरी बात, बड़े दावे के साथ हमारे बहुजन समाज पार्टी के साथी कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन की बैठक में हम लोग विरोध कर रहे हैं बसपा का। अरे तो किसने बता दिया? आप तो मौजूद थे नहीं। कांग्रेस के साथी भी यहां मौजूद हैं, टीएमसी के साथी भी मौजूद हैं और हम खुद बोल रहे हैं इस बात को। तो हमने तो कहीं किसी का विरोध नहीं किया, ये गठबंधन है। भाजपा के साथी संयोजक के रूप में बोल रहे थे कि इंडिया गठबंधन में कोई संयोजक नहीं है, सब भाग गए। अरे भाई, आपके जो संयोजक थे, जॉर्ज फर्नांडिस साहब का कितना सम्मान किया, शरद यादव जी जो संयोजक थे जिनके नेतृत्व में अटल सरकार चली, उनका कितना सम्मान और कितना अपमान हुआ इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार में रहते हुए, ये सबने देखा है। इनके जो घटक दल थे, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे अकाली दल हो या अन्य हो, उनका कितना अपमान हुआ है। दल के अंदर दल को तोड़ने का काम, चाहे वो रामविलास पासवान जी की पार्टी हो, चाहे शिवसेना हो या अन्य हो, उनको तोड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने। राजीव जी, बड़ा धैर्य से सुना, आपको बड़ा धैर्य से सुना, आप समय लेके अपनी बात कीजिएगा, दर्शकों को सुनाई देगा। इंटरप्ट करेंगे तो ना मेरी बात पहुंच पाएगी ना आपकी बात। भागीरथ जी, मुझे लगता है आपको रोकना चाहिए। तो इसलिए दलितों के बारे में ये कहिए कि बहन जी दलितों की हितैषी है कि समाजवादी पार्टी है। राजीव जी, पहले मेरी बात आ जाने दीजिए। आपकी बात मैंने धैर्य से सुनी ना, आपकी बात धैर्य से सुनी ना मैंने। मैं इसलिए शांत हूं, मुझे लगा आप लोग पुराने साथी शायद वाद विवाद में पुराने साथी, इसलिए हम तो मर्यादा में रह के बात कर रहे हैं, लेकिन करूंगा क्योंकि समय हमारे पास कम बचा हुआ है। काम है, समय कम बचा। राजीव जी समय कम बचा हुआ है, समय कम बचा हुआ। मुझे अभी बीजेपी के पास भी जाना, हमारे सर के पास भी मौका दिया राजीव जी को कहने का। अब जब मेरी बात आई है तो आप मेरी बात आने नहीं देना चाहते हैं। आपका विरोध आ गया। अगर बात किया जाए, अरे राजीव जी, पहले मेरी बात आने दीजिएगा, विशेष समय ले लीजिएगा भागीरथ जी से। अरे मेरा ठीक है, आपका विरोध आ गया। राजीव जी, आपका विरोध आ गया, समय कम है। यश भारती जी, भागीरथ जी, दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कहा कि किस तरीके से मायावती जी का हम लोगों ने अपमान किया। जो बातें बीत चुकी, उसके बाद 2019 में हम साथ आ चुके, एक मंच पे आ चुके, श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह जी और मायावती जी साथ आ चुके, भाषण हुए, मन मिले, दिल मिले, सब मिले, तभी तो परिणाम अच्छा दे पाए। लेकिन अब उसके बाद भी दोबारा उन बातों को कहना, ठीक है, अभी भी आरोप बना हुआ है कि लगातार कहने के प्रेशर बना हुआ। ठीक है, समय का। नवीन मिश्रा जी, एक तो घोषित गठबंधन है इंडिया गठबंधन, लेकिन आपका बसपा के साथ एक अघोषित गठबंधन है जिसका आप लोग ने फॉर्मल घोषणा नहीं की, लेकिन कहीं पीछे से चल रहा है। अभी जिक्र नहीं कर रहे कि जब बसपा से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम किसी को हटाने के लिए नहीं लड़ रहे, हम अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं। जवाब समय का। नवीन मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी आज देश के नहीं दुनिया के कार्यकर्ताओं के बीच में पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। हम हर क्षेत्रीय पार्टी हो या राज्य स्तर की पार्टी, सबके प्रति हमारा सम्मान है। मायावती बहन देश की बड़ी दूरदृष्टि की नेता है, वो अपनी भावनाओं को समझ रही होंगी, अपनी कार्यकर्ताओं की भावना को समझ रही होंगी। उनको मालूम है कि मध्य प्रदेश में उनको चुनाव लड़ना है, टिकट ये देंगे गठबंधन नहीं। छत्तीसगढ़ में उनको लड़ना उनका जनाधार है, हरियाणा में उनका जनाधार है, राजस्थान में उनका जनाधार है। जब उनके जनाधार भाई ये बसपा के प्रवक्ता बन गए और इसमें यही तो घोषित और अघोषित गठबंधन है। बिल्कुल बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के चरित्र को पहले से जो है वो भाप गई है। चेहरा चरित्र की मत बात कीजिए, समाजवादी पार्टी का चरित्र आपका है, कुछ भी हो। आखिर नेताजी के ही पुत्र अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ में मिलके मायावती जी के पूरी बसपा को समाप्त करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। ये मायावती बहन समझ गई है। नवीन जी, एनडीए के दरवाजे खुले रहेंगे चुनाव के बाद मायावती जी के लिए। मायावती बहन जी को बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में है नवीन जी, लेकिन वो दूरदृष्टि के नेता। नवीन जी, एनडीए के दरवाजे खुले रहेंगे मायावती जी के लिए चुनाव के बाद। भागीरथ जी, देश स्वतंत्र रूप से चलता है और देश में हर पॉलिटिकल पार्टी को, समाजवादी पार्टी हो, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस हो, सभी पॉलिटिकल पार्टी का एक सम्मान है। हम तो चाहते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में सरकार के साथ हाथ में हाथ मिलाकर के देश को आगे बढ़ाइए, देश के विकास को बढ़ाइए। लेकिन ना तो तृणमूल कांग्रेस के लोग,
न समाजवादी पार्टी के लोग, न कांग्रेस के लोग पदलोलुपता से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। ये तो पदलोलुपता की शिकार इंडिया गठबंधन है। इनका तो तार तार हो जाएगा फरवरी महीने में इंडिया। ठीक है, लेकिन दरवाजे खुले रहेंगे। आपने उसका साफ जवाब नहीं दिया। उसका साफ जवाब, मायावती के लिए दरवाजे खुले रहेंगे इंडिया के लिए, एनडीए के लिए। अभी तो आप वाले केजरीवाल दिखाने वाले हैं, उद्धव ठाकरे दिखाने वाले हैं। आज ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने दिखा दिया है, शशि पाजर ने दिखाया और ममता जी का स्टेटमेंट आ गया प्रदेश में। मायावती को साथ लाने की कोशिश करेंगे आप लोग एनडीए में? मायावती बहन देश की बड़ी दलित नेता हैं, उनके प्रति तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों का सम्मान है। मायावती जी दूरदृष्टि रखने वाली नेता है, जो भी फैसला करेंगी अपनी पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं के हक में करेगी। वो एनडीए में आए या ना आए ये उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आप स्वागत करेंगे अगर आएंगे तो एनडीए में? भागीरथ जी क्या बोले? एनडीए में अगर आएंगे तो स्वागत करेंगे आप लोग? भागीरथ जी, एनडीए गठबंधन के सारे घटक दलों से भारत के बाद ही कोई चीज फाइनल होता है कि दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी इस पार्टी अलायंस में आती है या नहीं आती है। ठीक है, अभी तो मायावती बहन का जिस ढंग से इंडिया अलायंस में ठीक है, लेकिन सपोर्ट बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। जिस तरह से यश ने कहा कि एक अघोषित गठबंधन है। ठीक है, आरपी श्रीवास्तव सर, समय का मैं 10-15 सेकंड में प्लीज। 20 से 30 सेकंड में बात करूं। नहीं 10-15 सेकंड प्रमाणित है ये। मध्य प्रदेश के अंदर राज्यसभा का चुनाव हो रहा था जिसमें कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार दिग्विजय सिंह जी थे और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे एक सज्जन उम्मीदवार थे। बसपा का कैंडिडेट विधायक बीजेपी को वोट देता है, लेकिन बसपा उसको निकालने का काम नहीं करती। वो बीच में चला जाता है बीजेपी के अंदर और अभी जब चुनाव होता है विधानसभा, ठीक है, लेकिन इस तरह से बयानबाजी होगी तो मुझे लगता है बसपा फिर कैसे आप लोग के साथ आएगी। ठीक है, आरपी श्रीवास्तव सर, देखिए अब जिस तरह से घोषित गठबंधन और अघोषित गठबंधन की बात आ गई है कि बसपा और बीजेपी का एक अघोषित गठबंधन है, क्या वाकई आपको भी लग रहा है कि पीठ पीछे दोनों पार्टियां मिलकर काम कर रही है? ठीक है नवीन जी, समय का मैं थोड़ा शांत हो जाए। बसपा और भाजपा का इसके पहले भी गठबंधन हो चुका, उत्तर प्रदेश में सरकार मिलके चला चुके हैं लोग। तो ऐसा नहीं है कि बसपा से जो है कोई भाजपा को परहेज है। रही बात है कि एनडीए के गठबंधन में भी शामिल होती हैं या नहीं होती हैं, उन्होंने बड़ा स्पष्ट बोल दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तब फायदा तो कई तरह से है। बस भाजपा के लिए सबसे बड़ा फायदा ये, अगर बहन जी चुनाव लड़ती हैं तो कहीं ना कहीं फायदा जो है बस भाजपा को या एनडीए अलायंस को मिल सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अगर मान लीजिए वो शामिल हो जाती हैं और ताकत बढ़ जाती है। जहाँ तक ये जो आज का स्टैंड है, और अब अभी जैसे कहा गया कि हमको जो है बसपा को कोई डर नहीं है भाजपा से, बहन जी को तमाम चीज़ें, तो इसके पहले भी अगर आपने देखा होगा तो जिस तरह से विपक्ष को ईडी, सीबीआई, आईटी तमाम चीज़ों का जो खौफ है, जिसके चक्कर में ये गठबंधन भी एकजुट हुए हैं। ऐसे ऐसे दल साथ जुड़े हैं जिनको कि आप देखे होंगे कि कहीं दूर दूर से अभी सीट शेयरिंग में उनके बीच में कितनी कसमकस है। तो मुझे लगता है कि ये जो अभी गठबंधन अभी है इंडिया और एनडीए अलायंस का जो गठबंधन है, इन गठबंधनों के अलावा अगर बहन जी बीच में चुनाव एक अपने इंडिपेंडेंट लड़ती हैं तो निश्चित रूप से कई राज्यों में इनका जनाधार है और वोट बैंक है, और जिसकी वजह से जो विपक्ष चाहता है कि मोदी जी का रथ रोकने का, वो रथ और तेज़ी से दौड़ने की स्थिति में आ सकता है। अब ये तो राजनीति है, कभी कभी परिस्थितियां बदल जाती हैं। हो सकता है जो नैरेटिव हम लोग आज सेट करें हो सकता है कल ना हो, लेकिन फिलहाल जो ऊपरी तौर पर जो लगता है हम लोगों को कि ये अगर जिस तरह से आज उन्होंने डिक्लेयर किया है तो थोड़ा नुकसान जो है इंडिया अलायंस को हो सकता है। और बाकी तो जो आने वाले समय में पता चलेगा कि किस ऊंट किस करवट बैठेगा। क्या बहन जी इनके साथ अलायंस में लड़ सकती हैं या फिर अलग से चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, चलिए हमारा समय भी खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, नवीन मिश्रा जी, चंद्रमोहन शर्मा जी, फरीद खान जी, राजू उपाध्याय जी, यश भारती जी और आरपी श्रीवास्तव सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से अब घोषित और अघोषित गठबंधन की बात यहाँ पर कहा जा रहा है विपक्षी नेताओं की तरफ से कि बीजेपी और बीएसपी में एक अघोषित गठबंधन हो चुका है, लेकिन देखना होगा जिस तरह से आज मायावती ने बयान दिया है कि हम पूरे देश में अकेले चुनाव लड़ेंगे, इसका असर कितना होगा। क्या इंडिया गठबंधन, जैसे टीएमसी की नेता कह रहे हैं, हमें अभी भी उम्मीद है कि मायावती हमारे गठबंधन में शामिल होंगी, क्या ये उम्मीद उनकी पूरी हो पाएगी या फिर चुनाव तक वो जो अपने स्टैंड है वो कायम रहेंगी और अकेले ही चुनाव लड़ेंगी, और इससे बीजेपी को कितना फायदा होगा और चुनाव के बाद फिर बसपा की रणनीति क्या होगी, वो किस तरफ जाएंगी, इंडिया गठबंधन में जाएंगी, क्या एनडीए में जाएंगी या फिर अकेले रहेंगी, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।
ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।